नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। चाईबासा आईडी विस्फोट में घायल सीआरपीएफ जवान शहीद। चाईबासा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नक्सलियों के आईडी विस्फोट में घायल सीआरपीएफ 134 बटालियन के जवान सहायक अवर निरीक्षक जीडी सत्यवान कुमार सिंह की इलाज के दौरान ओडिशा के अपोलो अस्पताल में मौत हो गई। बता दें कि झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ और ओडिशा पुलिस की ओर से झारखंड और ओडिशा के सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय नक्सलियों के विरुद्ध संयुक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा था। इसी क्रम में झारखंड एवं ओडिशा के सीमावर्ती राज्य के जंगलों और पहाड़ों में चलाए जा रहे नक्सलियों के विरुद्ध सर्च ऑपरेशन के दौरान ओडिशा के राउरकेला स्थित केबोलंग थाना अंतर्गत जंगल में नक्सलियों के द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाए गए आईडी ब्लास्ट हुआ है, जिसमें सीआरपीएफ 134 बटालियन के जवान सत्यवान कुमार सिंह गंभीर घायल हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए राउरकेला के अपोलो रेफर किया गया था। अहमदाबाद विमान हादसा, मरने वालों का आंकड़ा 275 हुआ। प्लेन के पिछले हिस्से में फंसा एक शव और मिला, एयर होस्टेस का हो सकता है। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश वाली जगह से शनिवार को एक और शव बरामद किया गया है। आज जब बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल से मलबा हटाया जा रहा था, तब विमान के टेल में फंसा हुआ था, जिसे नीचे उतारा। बाद में इसका पोस्टमार्टम हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है कि यह शव एयर होस्टेस का हो सकता है। उधर आज भी मारे गए लोगों की डीएनए सैंपलिंग का काम जारी है। सिविल अस्पताल के बाहर परिजन की भीड़ है। यहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पोस्टमार्टम यूनिट के आसपास बाहरी लोगों की एंट्री बंद है। सिविल अस्पताल में अब तक 270 से ज्यादा शवों का पोस्टमार्टम हो चुका है। इसके अलावा 230 लोगों की डीएनए सैंपलिंग की जा चुकी है। 8 शवों की शिनाख्त हो चुकी है। 16 से 18 जून के बीच मानसून का प्रवेश। झारखंड में बेहतर होगी मानसून वाली बारिश। आज से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के आसार। झारखंड में भीषण गर्मी से जल्द राहत मिलने वाली है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि मानसून 16 से 18 जून के बीच संताल परगना के रास्ते राज्य में प्रवेश करेगा। 16 जून तक इसके ओडिशा पहुंचने की संभावना है। मानसून के प्रवेश के 1-2 दिन के भीतर यह पूरे राज्य में फैल जाएगा। इस बार मानसून की स्थिति बेहतर रहने की उम्मीद जताई जा रही है और पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार आज से ही झारखंड के कई हिस्सों में गरज के साथ बारिश की संभावना है। 16 से 18 जून के बीच राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। तेज हवा और वज्रपात के साथ मानसून की सक्रियता देखी जाएगी। मौसम विभाग ने पूरे राज्य में 14 जून से ही येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने संकेत दिया कि मानसून इस बार सितंबर तक राज्य में बना रह सकता है। पिछले साल मानसून ने 21 जून को झारखंड में प्रवेश किया था, लेकिन इस बार इसके 5 दिन पहले ही आने की संभावना जताई गई है। मानसून की जल्दी एंट्री से किसानों में उत्साह और उन्होंने धान का बिचड़ा डालना और खेत तैयार करना का कार्य आरंभ कर दिया है। गुमला सदर अस्पताल से नवजात बच्ची चोरी, पुलिस ने 2.5 घंटे में किया बरामद। गुमला के सदर अस्पताल से शुक्रवार रात एक 14 दिन की नवजात बच्ची को चोरी कर लिया गया। घटना एसएनसीयू वार्ड में हुई, जहां बच्ची भर्ती थी। बच्ची की चोरी की जानकारी मिलते ही अस्पताल प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पता चला कि नर्स की ड्रेस में मास्क लगाए हुए एक महिला अस्पताल में दाखिल हुई थी। वही सीधे एसएनसीयू पहुंची और सो रही मां को उठाकर बच्ची के टीकाकरण के बारे में पूछने लगी। मां के हाँ कहने पर महिला ने बच्ची को उठाया और कहा कि तुम मत आना, अपने पति को नीचे भेज देना। कुछ देर बाद जब मां नीचे पहुंची तब तक महिला गायब हो चुकी थी। महिला बच्ची को लेकर नीचे आई और पहले से खड़े बाइक सवार के साथ फरार हो गई थी। सीसीटीवी में बाइक का नंबर कैद हो गया था। इसके बाद पूरे शहर में नाकेबंदी कर दी गई। गुमला पुलिस की तत्परता से करीब 2.5 घंटे के भीतर बच्ची को बरामद कर लिया गया है। साथ ही बच्ची को चुराने वाली महिला और बाइक सवार व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। नीट यूजी 2025 रिजल्ट जारी। राजस्थान के महेश की पहली, एमपी के उत्कर्ष की सेकेंड रैंक आई। 75 कैंडिडेट्स का रिजल्ट जारी नहीं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी 2025 का रिजल्ट शनिवार को जारी कर दिया है। राजस्थान के हनुमानगढ़ के महेश केशवानी की पहली और इंदौर के उत्कर्ष अवधिया की सेकंड रैंक आई है। कैंडिडेट्स एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करके नीट रिजल्ट 2025 डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा रिजल्ट neet.ntaonline.in या exam.nta.ac.in पर भी देखा जा सकता है। इंदौर के सेंटर्स पर नीट यूजी परीक्षा देने वाले 75 कैंडिडेट्स ने शिकायत की थी कि 4 मई को आंधी तूफान और बिजली चली जाने की वजह से उनका पेपर बिगड़ गया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर बेंच में
दायर याचिकाओं पर 9 जून को सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि एनटीए इन 75 कैंडिडेट्स को छोड़कर बाकी सभी का रिजल्ट जारी कर सकता है। इन 75 छात्रों का रिजल्ट बाद में जारी किया जाएगा। इसके बाद नीट यूजी 2025 की फाइनल मेरिट बनेगा। लोहरदगा में नशे के सौदागरों पर बड़ी कार्रवाई, 46 किलो गांजा बरामद, 1 आरोपी गिरफ्तार। लोहरदगा में नशे के सौदागरों के खिलाफ लोहरदगा पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। लोहरदगा पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर 2 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर 28 पैकेट अवैध गांजा लगभग 46 किलो बरामद किया गया है। इस दौरान 1 आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। बरामद गांजा की कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी के निर्देश पर छापेमारी दल का गठन किया गया, जिसके बाद जिले के बगडू थाना क्षेत्र अंतर्गत अरैया गांव निवासी संदीप साहू के घर से 43 किलो गांजा और सदर थाना क्षेत्र के राजा साहू के घर से 3 किलो गांजा बरामद किया गया है। मामले को लेकर संबंधित थानों में एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। लोहरदगा पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि जिले में लगातार गांजा की अवैध बिक्री की शिकायतें मिल रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए गुप्त सूचना के आधार पर मुख्यालय डीएसपी समीर तिर्की के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया है और छापेमारी की गई। रांची में कोरोना के एक्टिव 22 केस, अब तक 505 लोगों का हुआ कोविड टेस्ट। डॉक्टर बोले 5 से 7 दिन में ठीक हो रहे लोग। राजधानी रांची में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामलों में हल्की बढ़ोतरी देखी जा रही है। शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटों में 53 सैंपलों की जांच की गई, जिनमें से 2 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इससे पहले गुरुवार को 20 सैंपलों की जांच में 6 लोग संक्रमित पाए गए थे। वहीं बुधवार को 27 सैंपलों की जांच में 7 मामलों की पुष्टि हुई थी। इस प्रकार पिछले 3 दिनों में संक्रमण दर थोड़ी बढ़ी है और फिलहाल रांची में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 22 तक पहुंच गई है। सिविल सर्जन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार रांची में अब तक कुल 505 लोगों का कोविड टेस्ट किया गया है। इनमें से 39 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। हालांकि अच्छी खबर यह रही कि संक्रमित लोग गंभीर स्थिति में नहीं हैं। अधिकांश मरीज 5 से 7 दिनों के भीतर स्वस्थ भी हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार निगरानी कर रही है और संभावित संक्रमितों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है, ताकि संक्रमण को आगे फैलने से रोका जा सके। स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से अपील की कि वे स्थिति को हल्के में न लें और सतर्कता बरतें। कोरोना से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल करें, भीड़ भाड़ से बचें और नियमित रूप से हाथ धोते रहें। विभाग का कहना है कि भले ही संक्रमण के मामले कम हैं, लेकिन लापरवाही किसी भी समय संक्रमण को बढ़ावा दे सकती है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करके ही हम खुद को और अपनों को, आसपास के लोगों को सुरक्षित रख सकते हैं। बेकाबू बाइक से गिरकर युवक की मौत, साथी घायल। गिरिडीह में कस्तूरबा स्कूल के पास देर रात हुआ हादसा, घायल को सदर अस्पताल रेफर किया गया। गिरिडीह के जमुआ गिरिडीह मेन रोड स्थित कारोडिया कस्तूरबा विद्यालय के पास अनियंत्रित बाइक से गिरकर 20 वर्षीय युवक उमेश यादव की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसका साथी विकास यादव गंभीर घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को गिरिडीह सदर अस्पताल भेजा गया है, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक उमेश यादव कारोडीह गांव निवासी पूरन यादव का इकलौता पुत्र था। जानकारी के अनुसार उमेश और विकास दोनों पल्सर बाइक से कहीं जा रहे थे। इसी दौरान कस्तूरबा विद्यालय के पास बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई। हादसे में उमेश को गंभीर चोट आई है, उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। विकास गंभीर घायल है। गढ़वा समाहरणालय में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू, कोई हताहत नहीं। बड़ी खबर गढ़वा से है, जहां जिला समाहरणालय में शनिवार को उस समय काफी अफरा तफरी मच गई जब समाहरणालय भवन में आग लगी। घटना के बाद सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने में सफल रही। वैसे आग लगने से जानमाल की कोई क्षति नहीं पहुंची है। गढ़वा समाहरणालय भवन के पहले तल्ले पर डीसी और एसपी कार्यालय के बीच में लगे बिजली पैनल में शनिवार को अचानक आग लग गई। आग कब और कैसे लगी, इसकी जानकारी अभी अग्निशमन विभाग ले रही है। घटना की जानकारी मिलते ही अग्निशमन विभाग मौके पर पहुंचे और समय रहते आग पर काबू पा लिया। घटना के बाद पूरा जिला समाहरणालय का बिजली व्यवस्था ठप पड़ चुका है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों को एक जानकारी दे दें कि न्यूज झारखंड का ऐप लॉन्च कर दिया गया है। ऐप प्ले स्टोर में आ चुका है, जहां से अब आप न्यूज झारखंड की हर एक वीडियोस को ऐप से भी देख सकते हैं और वहां से भी खबरों से अपडेट रह सकते हैं, सूचनाओं से अपडेट रह सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से आप जो है ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही जल्द जो है इस ऐप में गिव अवे भी लॉन्च होने वाला है, जहां से अब आप हर मंथ कैश रिवॉर्ड भी वहां जीत सकते हैं और भी बहुत कुछ इस ऐप में आपको आने वाले दिनों में मिलने वाला है। तो इस ऐप को इंस्टॉल करना ना भूलें और वहां पर भी अपना प्यार और सपोर्ट दें। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने खबरों की ओर। 1 जुलाई से सरकार खुद चलाएगी शराब की दुकानें, प्लेसमेंट एजेंसियों की होगी छुट्टी, उत्पाद मंत्री।
झारखंड में अब खुदरा शराब की दुकानों का संचालन सरकार अपने हाथ में लेगी। राज्य के मद्य निषेध एवं उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने स्पष्ट किया है कि 30 जून के बाद प्लेसमेंट एजेंसियों को संचालन से मुक्त कर दिया जाएगा और 1 जुलाई से खुदरा दुकानें सरकार में नियंत्रण में होंगी। नई उत्पाद नीति लागू होने तक यह व्यवस्था जारी रहेगी। मंत्री ने कहा कि इस अंतरिम व्यवस्था के लिए कैबिनेट से अनुमति ली जाएगी और एक व्यापक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। सेल्समैन की नियुक्ति, संचालन पद्धति जैसे मसलों को शामिल करते हुए सरकारी तंत्र द्वारा ही दुकानें चलाई जाएंगी। मंत्री ने यह भी बताया कि नई उत्पाद नीति को लागू करने में देरी हो रही है क्योंकि विभाग में कुशल अधिकारियों की कमी है। लंबे समय से उत्पाद आयुक्त पद रिक्त है और कुछ विभागीय अधिकारी वर्तमान में न्यायिक प्रक्रिया में उलझे हुए हैं। इसके चलते नीति लागू करने की प्रक्रियाएं अटक गई हैं। उन्होंने बताया कि नई नीति के तहत शराब करीब 1500 खुदरा शराब दुकानें निजी हाथों को दी जाएंगी, जिनका आवंटन ई लॉटरी के माध्यम से होगा, जबकि थोक बिक्री की व्यवस्था पहले की तरह झारखंड स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन के ही हाथों में रहेगी। पलामू में 4th ग्रेड के पदों पर होगी बहाली। 5 जुलाई तक आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि। यहां पलामू में 585 4th ग्रेड के पद पर बहाली होने वाली है। पलामू के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी के कार्यालय से शुक्रवार को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसे पलामू NIC की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। नोटिफिकेशन के माध्यम से पलामू में 585 4th ग्रेड के पद पर बहाली हो रही है। नोटिफिकेशन के अनुसार समाहरणालय में 132, जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में 273, स्वास्थ्य विभाग में 151, जिला सहकारिता कार्यालय में 3 और वन प्रमंडल कार्यालय में 26 पदों पर बहाली होनी है। दरअसल फरवरी में पलामू में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 250 के करीब 4th ग्रेड के कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त किया गया था। उस दौरान 6 महीने के अंदर बहाली लेने का निर्देश दिया गया था। 4th ग्रेड की बहाली के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 5 जुलाई निर्धारित की गई है। सभी आवेदन निबंधित डाक के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। रांची में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार बाइक लोहे के पाइप से टकराई, 2 की मौत। राजधानी रांची के अनगढ़ा थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक किशोरी गंभीर घायल है। यह हादसा सिकिदिरी क्षेत्र के भुसूर जंगल मोड़ पर रात करीब 8 बजे हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार एक तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे रखे लोहे के बड़े पाइप से टकरा गई, जिससे बाइक पर सवार 3 लोग सड़क पर गिर पड़े। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक चालक और पीछे बैठी एक किशोरी की मौके पर मौत हो गई। हादसे में जान गंवाने वाली किशोरी की पहचान 16 वर्षीय गीता कुमारी के रूप में की गई है, जो पिठोरिया थाना क्षेत्र के राणा गांव की रहने वाली थी। वहीं बाइक चालक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। घायल किशोरी का नाम रेखा मुंडा 15 वर्षीय है, जो गीता की ही गांव की रहने वाली बताई जा रही है। घटना के कुछ ही देर बाद मौके से गुजर रही 108 एम्बुलेंस ने तीनों को अनगढ़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने युवक और गीता को मृत घोषित कर दिया है। घायल रेखा की हालत गंभीर होने पर प्राथमिक इलाज के बाद उसे रिम्स रेफर कर दिया गया। CGL पेपर लीक में नया खुलासा, रेलवे इंजीनियर और बंगाल निवासी अनीश की तलाश में SIT ने मारा छापा। CGL परीक्षा पेपर लीक मामले में SIT को बड़ी सफलता मिली है। जांच के दौरान गोरखपुर निवासी रेलवे के सीनियर इंजीनियर विनय शाह और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में रहने वाले अनीस इस गिरोह में शामिल पाए गए हैं। दोनों के सत्यापन और गिरफ्तारी के लिए SIT की टीम ने गोरखपुर, मोतिहारी, रक्सौल, कोलकाता और आसनसोल में छापेमारी की है। SIT को जांच में पता चला कि आरोपी अनीश कोलकाता के जिस फ्लैट में रह रहा था, वह पिछले 10 दिनों से वहां से गायब है। दूसरी ओर विनय शाह ने अपने विभाग से 1 माह की छुट्टी ली है। ऐसे में SIT ने विनय शाह की पत्नी और संबंधित विभाग को नोटिस भेजा है। वहीं अनीश के लिए भी नोटिस जारी किया गया है। मामले की गहराई से जांच के लिए SIT कॉल डिटेल रिकॉर्ड का विश्लेषण कर रही है और न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। रामगढ़ भुरकुंडा गोलीबारी में सोशल मीडिया पर क्रेडिट लेने की होड़ में 2 आपराधिक गिरोह। रामगढ़ के भुरकुंडा रेलवे स्टेशन साइडिंग पर शुक्रवार की सुबह फायरिंग की घटना हुई थी। 2 आपराधिक गिरोह के बीच सोशल मीडिया पर इस हमले का क्रेडिट लेने की होड़ मची है। दोनों गैंग खुलकर सोशल मीडिया पर बयानबाजी कर रहे हैं। इस घटना के बाद जहां राहुल दुबे गिरोह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि राहुल सिंह उर्फ आजाद सरकार अगर वाकई ही घटना को अंजाम दिलाई हो तो भी जिम्मेवारी लो। झूठन खाने का आदत गया नहीं तुम्हारा। आगे लिखा कि पहले अपना अमन बॉस का बदला लेने में फोकस करो, न कि दूसरे का झूठन खाने में। राहुल दुबे गिरोह के पोस्ट के कुछ ही घंटों के बाद अमन साहू गिरोह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि रेलवे साइडिंग में जो घटना घटी है उसकी जिम्मेदारी अमन साहू गैंग द्वारा लिया गया था। जैसे अक्सर हम घटना करके तुरंत बात बता देते हैं, पर कुछ मीडिया से पता चला कि राहुल दुबे ने इस घटना का क्रेडिट लेने की नीच हरकत की है। गिरोह ने यह भी दावा किया कि राहुल दुबे का बीते 1-1.5 सालों से गैंग से कोई सरोकार या मतलब नहीं है। बॉस के रहते हुए ही उसे गैंग से इसी तरह की ओछी हरकतों के चलते निकाल दिया गया था। राज्य स्तरीय अंडर 18 कबड्डी प्रतियोगिता में 24 खिलाड़ी चयनित।
कबड्डी एसोसिएशन ऑफ झारखंड के तत्वाधान में बोकारो जिला कबड्डी संघ की ओर से 15 जून को राज्य स्तरीय प्रथम अंडर 18 बालक और बालिका कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन बोकारो में किया जाएगा। इसमें पूर्वी सिंहभूम जिला कबड्डी संघ की ओर से बालक एवं बालिका वर्ग की टीमें भाग लेंगी। बालक वर्ग की टीम में 12 खिलाड़ियों का चयन किया गया है, जिसमें करण किस्कू को कप्तान नियुक्त किया गया है। टीम में कौशल जरिका, अच्छी कुमार सिंह, सागर झा, उमंग साहू, अमृतराज, रमन कुमार, राहुल कुमार, मनमोहन भट्ट, मिश्र, धर्मदेव कुमार, सागर कुमार और आर्यन कुमार सिंह शामिल हैं। कोच सरवन मल्लिक और मैनेजर अभिषेक कुमार टीम का मार्गदर्शन करेंगे। बालिका वर्ग की टीम की कमान विनीता मुर्मू के हाथों में होगी। टीम में अंकिता कुमारी, प्रियंका कुमारी, पल्लवी टूडू, श्वेता कुमारी, अंजलि महतो, मालो टूडू, निशा कुमारी, आयुषी बाईपाई, नूतन कुमारी, इशिका कुमारी और अंकिता को शामिल किया गया है। कोच आकांक्षा जायसवाल और मैनेजर राधिका बांद्रा टीम के साथ होंगी। रांची आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई, अवैध ई टिकट दलाली को लेकर संयुक्त छापेमारी अभियान। रांची आरपीएफ ने सतर्क ऑपरेशन उपलब्ध के तहत अवैध ऑनलाइन टिकट दलाली की सूचना पर एक संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया। यह छापेमारी आरपीएफ पोस्ट लोहरदगा और अपराध शाखा रांची की संयुक्त टीम ने किया था, जिसमें स्थानीय थाना घाघरा की सहायता से गुमला जिले के थाना चौक घाघरा से दीपक मोबाइल दुकान पर छापेमारी की गई। इस दौरान दुकान में एक महिला, एक पुरुष मौजूद पाए गए। पूछताछ में महिला ने अपना नाम पिंकी देवी, पत्नी दीपक कुमार गुप्ता बताया, जबकि पुरुष ने अपनी पहचान दीपक कुमार गुप्ता के रूप में दी है। महिला से पूछताछ में ज्ञात हुआ कि उसका पति दीपक कुमार गुप्ता आईआरसीटीसी की व्यक्तिगत यूजर आईडी से रेलवे ई टिकट खरीदने व बेचने का अवैध कारोबार करता है। दीपक कुमार गुप्ता की जांच में 2 रेलवे टिकट मूल्य अनुमानित 5,100 रुपए बरामद हुए हैं। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह फर्जी और डिस्पोजेबल यूजर आईडी का उपयोग कर ग्राहकों के लिए टिकट बुक करता है। इस प्रकार अवैध रूप से रेलवे ई टिकट खरीदने और बेचने के जुर्म में आरोपी दीपक कुमार गुप्ता को रेलवे अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। रिश्वत में पकड़े गए इंजीनियर पर विभाग मेहरबान, अब तक नहीं हुई कार्रवाई, 18 जून को होगी सुनवाई। झारखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के बावजूद कुछ अफसरों पर विभाग की नरमी थमती नहीं दिख रही है। ग्रामीण विकास विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सोनेत सोरेन, जिन्हें 6 जून को एंटी करप्शन ब्यूरो ने 60,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था, उन्हें अब तक निलंबित भी नहीं किया गया है। इसके अलावा एसीबी ने घर से 16,89,000 रुपये नकद भी बरामद किए थे। वहीं इंजीनियर सोनेत सोरेन की जमानत याचिका पर 18 जून को एसीबी की विशेष अदालत में सुनवाई होगी। बोलेरो ने सड़क किनारे खड़े बाइक सवार को मारी टक्कर, लतेहार के व्यापारी की मौत, चालक फरार, कब्जे में लिया गया वाहन। लतेहार के सदर थाना क्षेत्र के लूटी गांव के पास आज सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। सड़क किनारे खड़े बाइक सवार को बोलेरो ने सामने से जोरदार टक्कर मार दी है। हादसे में 52 वर्षीय स्थानीय व्यापारी आजाद खान की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है। मृतक के मौसेरे भाई ग्रीस खान ने बताया कि आजाद खान सुबह खरीद बिक्री के सिलसिले में गांव आए थे। वह अपनी बाइक के साथ सड़क किनारे खड़े थे, तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार बोलेरो ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर में आजाद खान दूर जाकर गिर पड़े और मौके पर ही उनकी जान चली गई। हादसे के बाद बोलेरो चालक वाहन लेकर मौके से फरार होने की कोशिश करने लगा, लेकिन पास के ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाते हुए पीछा कर वाहन को पकड़ लिया। हालांकि तब तक चालक मौके से भाग चुका था। घटना की सूचना ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को दी। जानकारी पर सदर थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार महतो पुलिस टीम के साथ पहुंचे। उन्होंने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस की एम्बुलेंस से घायल व्यापारी को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रांची यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक ने दिया इस्तीफा, 1.5 महीने पहले ही हुई थी नियुक्ति। रांची विश्वविद्यालय की परीक्षा में नियंत्रक डॉक्टर आशा कुमारी प्रसाद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए यह निर्णय लिया। डॉक्टर आशा कुमारी प्रसाद को करीब 1.5 महीने पहले ही इस जिम्मेदारी के लिए नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति राजभवन की मंजूरी के बाद प्रभावी हुई थी। डॉक्टर आशा कुमारी विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग में सहायक प्राध्यापक हैं। परीक्षा नियंत्रक पद की जिम्मेदारी उन्हें डॉक्टर विकास कुमार के स्थान पर सौंपी गई थी। डॉक्टर आशा कुमारी प्रसाद ने अपने इस्तीफे में लिखा कि स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के कारण वह इस पद की गंभीर जिम्मेदारियों को सही तरीके से नहीं निभा पा रही हैं, इसलिए उन्होंने पद छोड़ना ही उचित समझा है। इस समय विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग में कई महत्वपूर्ण कार्य जारी हैं। जेपीएससी इंटरव्यू प्रक्रिया चल रही है। वहीं विद्यार्थियों को डिग्री और अंकपत्र की आवश्यकता है। इसके साथ ही नए सत्र के नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में परीक्षा नियंत्रक के पद से इस्तीफा देना विभागीय कार्यों को प्रभावित कर सकता है। 24 घंटे में कोरोना के 269 नए मरीज मिले। देश में अब तक 87 जानें गई। 7,400 एक्टिव केस। राजस्थान में
2 की मौत। देश में बीते 2 दिन से कोरोना वायरस के नए केसों की संख्या में कमी देखने को मिल रही है। हालांकि शुक्रवार को राजस्थान और केरल में 2 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। राजस्थान में 70 साल की महिला और केरल में 82 साल के बुजुर्ग ने सांस लेने में तकलीफ के चलते दम तोड़ दिया। राजस्थान में इस साल यह दूसरी मौत है, जबकि केरल में जनवरी से अब तक 23 लोगों की जान जा चुकी है। केरल में इस वक्त देश के सबसे ज्यादा 2109 कोविड मरीज हैं। हालांकि गुरुवार तक 2165 एक्टिव केस थे। शनिवार सुबह 8 बजे तक देश भर में कोरोना के 7400 एक्टिव मामले हैं। पिछले 24 घंटे में 269 नए केस आए हैं। वहीं मौत का आंकड़ा बढ़कर 87 हो चुका है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 25 मौतें हुई हैं। भारत के कई राज्यों में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के बीच देश में 4 नए वेरिएंट मिले हैं। ICMR के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव बहल ने बताया कि दक्षिण और पश्चिम भारत से जिन वेरिएंट की सीक्वेंसिंग की गई है वे LF.7, XFG, JN1 और NB.1 8.1 सीरीज के हैं। बाकी जगहों से नमूने लेकर सीक्वेंसिंग की जा रही है ताकि नए वेरिएंट की जांच की जा सके। वेल्लोर में सड़क हादसा, वरिष्ठ पत्रकार संतोष चौधरी घायल, मां की मौत। दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार संतोष चौधरी वेल्लोर में एक सड़क हादसे में घायल हो गए हैं, जबकि इस हादसे में उनकी मां की जान चली गई है। जानकारी के अनुसार संतोष चौधरी अपनी मां का इलाज कराने के लिए वेल्लोर गए हुए थे। शुक्रवार को वेल्लोर पहुंचने के बाद वे ऑटो से होटल जा रहे थे, तभी किसी वाहन ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में उनकी मां की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि संतोष चौधरी गंभीर घायल हो गए। हादसे की खबर सुनकर पत्रकार जगत में शोक की लहर है। विनय चौबे की याचिका पर हाईकोर्ट में 20 जून को सुनवाई। झारखंड शराब घोटाला के आरोपी व राज्य के वरीय IAS अधिकारी विनय चौबे की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में 20 जून को सुनवाई होगी। शुक्रवार को उनके केस की सुनवाई होनी थी और उनका मामला हाईकोर्ट में सूचीबद्ध भी था, लेकिन समय के अभाव के कारण उनके केस की सुनवाई नहीं हो पाई, जिसके बाद हाईकोर्ट में उनकी याचिका पर अगली सुनवाई की तिथि 20 जून मुकर्रर की गई है। विनय चौबे की याचिका पर जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट में सुनवाई होगी। विनय चौबे ने हाईकोर्ट में उनके खिलाफ ACB द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी व कार्रवाई को निरस्त करने और ACB द्वारा उनकी गिरफ्तारी करने को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की है। गुमला में पिकअप बाइक में टक्कर, 1 की मौत। पिकअप में सवार एक ही परिवार के 4 लोग घायल। टक्कर के बाद 30 मीटर दूर जा गिरा वाहन। गुमला के राडिया थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात एक भीषण सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। यह दुर्घटना गुमला छत्तीसगढ़ मेन रोड पर बकसपुर गांव के पास रात लगभग 10 बजे हुई, जब एक तेज रफ्तार पिकअप और बाइक के साथ टक्कर हो गई है। हादसे में बाइक सवार 35 वर्षीय सत्यम शिवम की मौके पर मौत हो गई। यह नवागढ़ पतराटोली गांव का रहने वाला था। बाइक पर उसके साथ रायडिया निवासी आजम खान भी सवार था, जो गंभीर घायल है। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने उसे तुरंत सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसकी हालत नाजुक देखते हुए रांची स्थित रिम्स रेफर किया गया है। टक्कर के बाद पिकअप वाहन सड़क से करीब 30 मीटर दूर घसीटता हुआ एक गड्ढे में जा गिरा। पिकअप में एक ही परिवार के 4 सदस्य घायल हो गए। इनमें 48 वर्षीय मरियम कुल्लू, 25 वर्षीय अलविना सुरीन, 3 वर्षीय बच्ची निशा सुरीन और 35 वर्षीय निमंती सुरीन शामिल हैं। ये सभी बसिया थाना क्षेत्र के निवासी हैं और छत्तीसगढ़ के घोलिंग गांव में एक शादी समारोह में लौट रहे थे। 2 दिन में सभी 31 पार्किंग स्थल पर सूचना पट्ट लगाने का निर्देश। शुल्क व पार्किंग सीमा की रहेगी जानकारी। नगर निगम के प्रशासक ने गुरुवार को शहर में चिन्हित 31 अधिकृत पार्किंग स्थलों पर 2 दिन के अंदर सूचना पट्ट लगाने का निर्देश दिया है, जिसमें पार्किंग स्थल का नाम, 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों के लिए निर्धारित शुल्क, 10 मिनट की अवधि तक निःशुल्क पड़ाव, संवेदक का नाम, मोबाइल नंबर और पार्किंग क्षेत्र की प्रारंभ व समाप्ति सीमा का नाम अंकित रहेगा। इसके अलावा सभी एजेंसी को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि किसी भी हाल में अतिरिक्त व अनधिकृत शुल्क की वसूली नहीं करेंगे। किसी पार्किंग स्थल पर कोई मनमानी करता है तो टोल फ्री नंबर 180057012335 या फिर 9431104429 पर नगर निगम कार्यालय में शिकायत कर सकते हैं। ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।